हेलो स्टूडेंट। तो आज हम भौतिक विज्ञान यूनिट 1 आज सेकंड लेक्चर है अपना स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक। आज हम आवेश संरक्षण के बारे में बात करेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद में बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण और परावैद्युतांक। आज 3 टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को कल ही बता दिया था कि आज के लेक्चर में 3 ही टॉपिक होंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब पहला टॉपिक क्लियर करते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसके बारे में पता होना चाहिए कि आवेश संरक्षण क्या होता है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में देखो, कोई जैसे मान लिया एक निकाय है, चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। एक कोई निकाय है, एक निकाय है जिस पर 9 कूलाम का आवेश है। एक आवेश है 9 कूलाम का इस निकाय पर। अब इस निकाय से मान लिया 2 वस्तुएं और बन गई, 2 निकाय, छोटे छोटे निकाय बन गए, 2 निकाय और बना लिए। और ये 2 निकाय बने हुए हैं, तो इस पे मान लिया एक निकाय जो है 6 कूलाम का है, 6 कूलाम का दूसरा निकाय बन गया। तो तीसरा निकाय कितने का बनेगा? टोटल 9 था, इससे 2 बन गए निकाय, एक 6 का बन गया, तो तीसरा कितने का बनेगा? 3 कूलाम का, जिससे कि 6 और 3 9 बन जाए, है ना। 9 कूलाम का कोई निकाय है, इससे 2 निकाय बनेंगे, एक 6 कूलाम का और एक 3 कूलाम का। तो इससे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक जो निकाय है 9 कूलाम का, 9 कूलाम का, इससे 2 निकाय बने हैं, एक 6 का एक 3 का, यानी कि मतलब है 6 और 3 इनका जब योग करना है, जोड़, इन्हें जब ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी विलगित निकाय, यह एक मान लिया विलगित निकाय है। कौन सा निकाय है? यह मान लिया एक विलगित निकाय है। कौन सा निकाय है? विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय का जो आवेश होता है, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश, कुल आवेश तो यही होता है ना, इन दोनों का कुल, तो इसे ही हम बोल देते हैं कुल आवेश, कुल आवेश या परिणामी आवेश, कुल आवेश या परिणामी आवेश। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। नियत कैसे रहा? क्योंकि यहाँ भी 9 है और इन दोनों का योग भी 9 है, तो इधर 9 बराबर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 9, दोनों तरफ बराबर है। तो इसके डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, क्योंकि इधर भी 9 माइक्रो कूलाम है और इधर भी 9 माइक्रो कूलाम आ रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश या परिणामी आवेश सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसे? दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है, आवेश ना तो उत्पन्न होगा, आवेश ना तो उत्पन्न होगा, ठीक है। आवेश ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। तो इसे हम एक डिफिनेशन और बना सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब वैसे सबसे बढ़िया डिफिनेशन है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश या परिणामी आवेश सदैव नियत रहता है। यहाँ से नियत रहेगा, हमेशा नियत, ठीक है। तो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। कोई विलगित निकाय है, उसका परिणामी आवेश हमेशा नियत रहता है। कैसे? 9 कूलाम का था, 6 कूलाम और 3 कूलाम के 2 निकाय बन गए, तो किसी विलगित निकाय का परिणामी आवेश सदैव नियत रहेगा। जैसे 9 यहाँ हो गया, 6 और 3 9 यहाँ भी हो रहा है तो 9 बराबर 9 अर्थात दोनों बराबर हैं। इसीलिए किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, आवेश के क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। आवेश का क्वांटीकरण एक हमारा सिद्धांत ही है। क्या है? सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण एक सिद्धांत है। वो कैसे पता चलता है? आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। यहाँ से n बराबर जो होता है वो होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, प्राकृतिक संख्याएं हैं n सभी। और Q क्या है? Q है आवेश। लेकिन आवेश किसका है? Q आवेश है वस्तु का। Q आवेश है किसका? वस्तु का। और E क्या है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश। यह होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। आप लोग इसे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बात करेंगे। यह एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह एक सिद्धांत है हमारा। क्या है? सिद्धांत दिख रहा होगा लिखा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार, एक सिद्धांत है ना। अब क्या कहता है यह सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करनी है कि किसी आवेशित वस्तु पर, क्यों जो है वो एक आवेश है, तो आवेश किसका है? वस्तु का आवेश है। तो हो जाएगा इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E का पूर्ण गुणज होता है। समझ रहे होंगे आप? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q है आवेश। Q क्या है? आवेश। किसका है? आवेशित वस्तु पर। ये यहाँ से मिल गया। किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश E का, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब n जो होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और जो होता है पूर्ण गुणज होता है भिन्नात्मक या दशमलव में कभी नहीं होगा। भिन्नात्मक या पॉइंट में, जैसे बोलते हैं दशमलव, इनमें कभी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश E का पूर्ण गुणज होता है भिन्नात्मक या दशमलव में
कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये आपको n जो मिलेगा हमेशा 1 2 3 यानी कि पूर्ण संख्या ही मिलेंगी, दशमलव में कभी नहीं मिलेगा। कोई बोले कि 1.2 है n का मान, तो ये गलत है। कभी 1.2 हो ही नहीं सकता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, एक हो सकता है या फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन डेफिनेशनों को अपनी कॉपी पे लिखें, जिससे आपको याद रहे बार बार, और उसे रिवाइज करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास। अगला टॉपिक परावैद्युतांक। अगला टॉपिक है हमारे पास परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में समझना है, क्योंकि यह भी एक परावैद्युतांक है और इसके लिए फार्मूले की आवश्यकता होती है। वो फार्मूला क्या होता है? एक एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, जो कि कल आपको एक चीज़ बताई थी इसमें कि इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि इसमें जीरो लगा है इसका मतलब होता है नॉट, जीरो का मतलब क्या होता है? नॉट। तो यहाँ जीरो नहीं है तो क्या इसे बोलेंगे? केवल एप्सिलॉन ही बोलेंगे, ये एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। तो इनमें एक रिलेशन होता है, ये होता है माध्यम, ये होता है माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन हो गया माध्यम की वैद्युशीलता और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर हो गया माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर होता है, एप्सिलॉन बराबर माध्यम की वैद्युशीलता और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है निर्वात की वैद्युशीलता। अब यहाँ से के जो होता है, के होता है परावैद्युतांक, के होता है परावैद्युतांक। और हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है, परावैद्युतांक की ही परिभाषा बतानी है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा के लिए क्या करना है? के का मान यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट से के होता है परावैद्युतांक, तो यहाँ से परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन, और जो इधर बटे में चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो कि हमने बताया था एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता अपॉन में हो जाएगा निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। निर्वात की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन है, जो कि यहाँ बताया था कि एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है, वो ऊपर आ गई। निर्वात की वैद्युशीलता है, वो नीचे आ गई। और के है परावैद्युतांक, इसे क्या बोलते हैं? फिर से अब लिख दे रहा हूँ मैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, यहाँ परावैद्युतांक की ही हमें परिभाषा के बारे में चर्चा करनी है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा के बारे में हम क्या बताएंगे कि माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, इसको बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? बटे का मतलब क्या होता है? इसको बता दे रहा हूँ, अनुपात। माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को
परावैद्युतांक कहते हैं। क्या है, फिर से समझो एक बार। किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का ये तो होगा ना परावैद्युतांक। हाँ, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं परावैद्युतांक को। ठीक है। और किसी पदार्थ की चालकता, आगे समझिए, नया टॉपिक नहीं है, इसी में बता रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, उसका परावैद्युतांक भी, उसका परावैद्युतांक भी, उसका परावैद्युतांक भी उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है। किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होगी तो उसका परावैद्युतांक भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि चालकता पर हमारा क्या डिपेंड करता है, परावैद्युतांक। दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हैं। किसी पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होती है उसका परावैद्युतांक भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है। और एक इसमें और नई बात है, वो क्या है, भिन्न भिन्न। ये आपका पहला पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए परावैद्युतांक भी, परावैद्युतांक भी भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए परावैद्युतांक भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। जैसे पदार्थ होंगे उनका परावैद्युतांक भी वैसा ही होगा, और किसी पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होगी उसका परावैद्युतांक भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि किन पदार्थों के लिए परावैद्युतांक कितना क्या होता है। एक दो चीज़ें हैं इसमें परावैद्युतांक के लिए मेन, वो क्या क्या है। जैसे एक पूछता है कि धातु के लिए, धातु के लिए के का मान, के मतलब क्या है, सभी को पता होगा के का मतलब क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। धातु के लिए के का मान कितना होता है, अनंत। ठीक है। ऐसे इसी प्रकार जल, जल के लिए के का मान कितना होता है, 80। जल के लिए के का मान कितना होता है, 80। और वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, ऐसा 1 होता है। ठीक है। तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन तीनों को याद कर लीजिए। जल के लिए, जल के लिए, धातुओं के लिए और वायु को या निर्वात के लिए, ये दोनों एक सी होती हैं, वायु या निर्वात के लिए। वैसे निर्वात के लिए हमेशा एक होता है, और वायु के लिए एक्यूरेट जो होता है मान वो इतना होता है 1.00059, 1.00059 होता है वायु के लिए। लेकिन यहाँ 1.000 आ जाते हैं तभी मान छोटा ही होता है, एक के ही नज़दीक होता है, इसीलिए एक मान लेते हैं निर्वात के लिए। ठीक। तो धातु के लिए अनंत हो गया, इनफाइनाइट। जल के लिए 80 हो गया, वायु निर्वात के लिए 1 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। हाँ, और आप इसे अपनी कॉपी पर सभी लोग लिख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है वो बता दे रहा हूँ। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कामा वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल
और वैद्युत बल के बारे में चर्चा करेंगे। और सेकंड पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल के बारे में चर्चा करनी है। और अगर टॉपिक जल्दी से क्लियर हो रहे हैं तो इसके बाद वैद्युत क्षेत्र के भी बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कल के लिए 2 टॉपिक चलेंगे। ठीक है, टुमारो कल की क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल की तुलना करके पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों की तुलना करेंगे एक दूसरे से, क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, टाइम मिला तो वैद्युत क्षेत्र भी बता देंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज़।